वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। देखो आज की क्लास में हम लोग एक मजेदार टॉपिक सीखने जा रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज पर द एकेडमिक एग्जामिनेशन। बच्चा देखो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, आईआईटी जेई हो गया, इसके अलावा आपका बीएचक्यू हो गया, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जस्ट लाइक द बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या स्टेट लेवल पर जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं सभी जगहों पर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक पार्टी में अगर 10 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। या फिर हम यूं कहें कि न्यू ईयर पर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को कार्ड देता है, ग्रीटिंग कार्ड देता है, तो पार्टी में कुल कितने कार्ड दिए गए। इस टाइप के क्वेश्चन हमको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं डिस्कस करेंगे, केवल और केवल परमुटेशन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अंतर समझने का प्रयास करेंगे कि परमुटेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या अंतर है। आखिरकार परमुटेशन का जो फॉर्मूला है NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल फॉर्मूला ड्राइव कहां से होता है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और देखते हैं कि आज क्लास को हम लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको सीखना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली आपको ये बताती है कि हाउ कैन वी काउंट ऑल द थिंग्स, हम चीजों को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तुम कहोगे सर ये तो बचपन में सीख करके आए 1 2 3 4 काउंटिंग है, तो ये प्रोसेस होता है जो हमको नेचुरल नंबर के लिए बताया जाता है। बच्चा देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अ प्रोसेस बाय विच वी कैन काउंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली दो तरीके से काम करती है, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एक है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई होता है जहां पर वर्ड साइमल्टेनियस देखने को मिलता है, लिखा हुआ भी है केसेस ऑकर्स साइमल्टेनियसली, जब घटनाएं एक ही समय पर घटित हो। और एडिशन रूल तब पॉसिबल होता है जब केसेस डज नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, जबकि घटना एक समय पर मतलब क्या बोलते हैं घटित नहीं हो। समझने का बच्चा प्रयास करेंगे और देखने की क्या हो सकता है। इसको एक इसी एग्जांपल से लेकर लेने की कोशिश करते हैं तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखो एडिशन प्रिंसिपल बच्चा कहीं पर भी काम करता है तो एडिशन प्रिंसिपल बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा कॉइन हो गया। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। क्या कहा, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। एक डाइस को रोल करा दिया, 6 नंबर होते हैं डाइस में, 1 to 6। अगर कोई भी एक नंबर आता है, मान लेते हैं 2 आ गया, तो बच्चा 2 आने के बाद में 1 फिर 3 5 6 ये 3 4 5 6 ये नहीं आएंगे, कुल मिलाकर के 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी। इसके लिए याद रखना कि 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी। एडिशन रूल के लिए क्या याद रखोगे, 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल को समझने का प्रयास करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बताता है कि अगर टोटल टास्क का कुछ पार्ट m मेथड से, रिमेनिंग पार्ट n मेथड से, क्या कहा, टोटल टास्क का कुछ पार्ट m मेथड से, रिमेनिंग पार्ट n मेथड से, तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m * n होंगे। क्या कहा, टोटल टास्क का कुछ पार्ट m मेथड से, रिमेनिंग पार्ट n मेथड से, तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m * n वेज होंगे। सर एग्जांपल से समझा दीजिए, थोड़ा अच्छे समझ आ जाएगा। चलो एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो बाबू ये एक पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ये है आपका स्कूल, क्या है, ये है आपका स्कूल, और ये है आपका क्या, घर, ये है आपका घर। हालांकि लड़कियां बहुत सीधी और शांत स्वभाव की होती हैं, लड़के बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, वो जल्दी टाइप के होते हैं। जरा समझने का प्रयास करना। लड़के को क्या करना है, अपने घर से स्कूल जाना है। लड़का बहुत सीधा है, लड़का सीधा है तो बच्चा ये सीधे घर से निकलेगा और सीधे अपने स्कूल पहुंचता है। ये देखो स्कूल पहुंचने का एक तरीका। ऐसा भी हो सकता है कि लड़का अपने घर से यहां तक तो सीधे आया, लेकिन फिर बाबूजी कुछ घूम गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधे आया लेकिन नीचे वाले पाथ को फॉलो कर लिया, 3 रास्ते हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बाबूजी कुछ ज्यादा ही पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए ये यहीं से, यहां से ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, बिल्कुल मजाते हुए अपने स्कूल पहुंचेंगे। यहां से फिर ये, और या फिर ये आए और फिर ये। इस तरीके से यही सेम रूट नीचे से भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर कोई एक ही घटना पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि जैसे ये महाराज जी अपने स्कूल जाएंगे वैसे स्कूल के दरवाजे बंद कर लिए जाएंगे और ये कैद हो जाएंगे। समझने का प्रयास करेंगे। लड़के को अपने घर से स्कूल जाना था, स्कूल जाने के लिए हमें रास्ते ढूंढने थे और रास्ते हमको पता चल रहे हैं कि कितने टोटल हैं। तो बच्चा यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, ये सब एडिशन रूल को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, एडिशन रूल को। आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ आई कि एडिशन रूल कैसे, बच्चा कहा ना 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी। किसी एक को ही ये फॉलो कर पाएगा, जिस भी पाथ को फॉलो करेगा जैसे स्कूल पहुंचेगा खेल खत्म हो जाएगा उसी जगह से। हाँ, ये लड़का अपना दिमाग चला रहा है, ये अपने दिमाग में इतनी सारी कैलकुलेशन को कर पा रहा है और इसी को हम बोलते हैं क्या, एडिशन प्रिंसिपल या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहां पर समझ आ रहा है ना कि आखिरकार आउटपुट 9 कैसे आया, आखिरकार इन घटना को क्यों जोड़ दिया। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ये सीधे अपने स्कूल पहुंच गया, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी, इसीलिए कहा था 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी। इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा था क्या, कि 1 टाइम 1 पॉसिबिलिटी किसके लिए, एडिशन रूल के लिए। क्वाइन को देखो, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा और अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो याद रखना कि यहाँ पर इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, कॉइन हो गया और फिर डाइस हो गया। मल्टीप्लिकेशन रूल की चर्चा कर लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है बच्चा, जैसे कि अगर इसी केस को हम देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं जो लोग, उनके लिए देखो
हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टॉपेज ही क्रिएट कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया सी। अब बताओ लड़का ए से सी तक कितने तरीकों से पहुंच सकता है? बाबू केवल 3 तरीके हैं, या तो सीधे, या फिर ये, या फिर ये। कुल मिलाकर के ए से सी तक पहुंचने के कितने रास्ते? 3। और बच्चा यहाँ से देखो सी से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? तो सी से बी तक भी पहुंचने के 3 रास्ते हैं। देखो हमारा टारगेट स्टॉपेज सी नहीं था, हमारा टारगेट था दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच दी पॉइंट बी, यानी हमें स्कूल तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो बच्चा हमने क्या किया, टास्क को 2 हिस्सों में बांट दिया, पहले ये टास्क कंप्लीट किया, फिर ये टास्क कंप्लीट किया। तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने के जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 × 3 मतलब 9। यही बात बता रहे थे कि टास्क का टोटल टास्क का कुछ पार्ट, टोटल टास्क मतलब ए से बी पहुंचना था, कुछ पार्ट मतलब ए से सी पहुंचे, एम मेथड से रिमेनिंग पार्ट एन मेथड से, तो टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब देखो मान लेते हैं कि अगर हम इस पाथ को ही रफ कर दें, अब हम कहें इस बात को हमने रफ कर दिया, अब कितने रास्ते होंगे? तो यहाँ से 3 तरीके और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी तक पहुंचने के कितने? 2 तरीके। तो बच्चा आउटपुट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर अब ये जो 9 है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको दोनों रूल अच्छे समझ आ गए होंगे। देखो यार, फंडामेंटल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास जो मेन है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। मेरे स्टूडेंट्स एक नहीं कई स्टूडेंट्स हैं जो एयरफोर्स, एनडीए, वेंडीए और वेरियस सीडीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं हमेशा केवल एक ही चीज सिखाता हूँ, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ना पी के चक्कर में पढ़ो, ना सी के चक्कर में पढ़ो। हालांकि बताने वाले हैं कि पी आखिरकार फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है। चलो पहले पी को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पी को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा? फैक्टोरियल समझना होगा। सवाल ये उठता है कि सर फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके हैं, एक ये मेथड रहा, दूसरा ये मेथड रहा। हम लोग ज्यादातर ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करें। अब सवाल उठता है कि सर आखिरकार ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? बच्चा देखो ये इसलिए क्योंकि जब हमने कहा 2 फैक्टोरियल तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपने 2 नीचे बिंदी लगाना भूल गया, लगाया इतनी ज्यादा हल्की लगी पेन से कि वो दिख ही नहीं रही है। तो बच्चा इस सिचुएशन में ये जो है ना, अगर ये मान लेते हैं कि नेगलेक्ट हो जाती है तो ये 2 से हो गया 21, और इस तरीके से के एरर से बचने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, सिंपली 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन में तुमको क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। पहले प्रथम n पूर्णांकों का अगर तुम गुणन करा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर तुम गुणन करा देते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल बोलते हैं। हालांकि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो 1 से शुरुआत कर ले तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 1 2 3। 4 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 1 2 3 4। 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आई। फैक्टोरियल बीच में स्टॉप भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखा जाए। हालांकि जैसे कि अगर 6 फैक्टोरियल को हम देखें तो 6 फैक्टोरियल को देखें तो ये 1 2 3 4, देखो यहां से देख करके 1 2 3 4 को 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 6 अपनी जगह पर रहा, 5 अपनी जगह पर रहा, और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? इसको रिप्रेजेंट कर दिया 4 फैक्टोरियल। सेम प्रोसेस अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स एक साथ हैं जिसमें कि फैक्टोरियल छोटे वाले नंबर पे लगा हुआ है तो फैक्टोरियल ऑटोमेटिक बड़े वाले नंबर पे चला जाएगा। सर क्या कहना चाहते हैं? समझने का प्रयास करेंगे बाबू। 5 फैक्टोरियल अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 से लेकर के 5 तक के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमने ले लिए। 1 से 4 तक को हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये बच्चा हो गई 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो इसी को हम लिख रहे हैं क्या? 5 फैक्टोरियल। देखो 4 छोटा है जिस पर फैक्टोरियल है, 5 उसी का कॉन्सेक्यूटिव नंबर है लेकिन बड़ा है, तो फैक्टोरियल तुरंत शिफ्ट हो गया अपने से बड़े वाले नंबर पर। अब मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब 6 फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो यहां तक पहुंच गए थे, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बड़े वाले नंबर पे चला गया, तो ये आ गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये सब वेरियस तरीके हैं लिखने के, समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला जो अभी हमने 5 फैक्टोरियल लिया है इसी को हम दूसरे मेथड से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल में जो नंबर है वो लिख दिया, फिर दूसरे फैक्टर में 1 कम कर दिया, फिर अगले फैक्टर में 2 कम कर दिए, फिर 3 कम कर दिए, फिर 4 कम कर दिए। याद रखना कि जितना यहां पर नंबर लिखा होगा उतने ही टर्म्स तुमको देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक दी 5 फैक्टोरियल है तो 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं 5 टर्म्स को हमने मॉडिफाई किया डिसेंडिंग सिस्टम पर, कि जो नंबर है वो फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, और फिर इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है प्रोसेस। अब इसी को जरा समझना होगा। यहां पर देखो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोला सेकंड टर्म, इसको बोला थर्ड टर्म, इसको बोला फोर्थ टर्म, इसको बोला फिफ्थ टर्म। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बाबू ये होता है कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ये सेकंड है तो यहां पर देखो 1 आ रहा है। इसको थर्ड टर्म बोल रहे हैं, ये थर्ड टर्म है तो ये 3 आ रहा है, तो यहां देखो 2 आ रहा है। ये फोर्थ टर्म बोला तो यहां पर देखो 3 आया। कितना कम जा रहा है? 1 कम जा रहा है, यानी हर टर्म में 1 कम जा रहा है। ये 5 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 3, ये 3 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 1, और ये वो 1 था तो 5 - 0 भी लिख सकते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि यहां पर ये जो सिस्टम चल रहा है, अगर इस सिस्टम को हम रीअरेंज करना चाहें,
क्या कहा, अगर इस सिस्टम को हम रीअरेंज करना चाहें तो इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, अगर हम n फैक्टोरियल को डिफाइन करना चाहें तो n-1 फैक्टोरियल भी बनता है। हालांकि पहले एक रिजल्ट प्रूफ कराते हैं, फिर तुमको कुछ मजेदार बात भी यहाँ से बताते हैं। और मजेदार बात ये रही कि आखिरकार 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। हालांकि इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो n फैक्टोरियल तो n-1 n-2 से लेकर के हम इसको कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं r टर्म्स तक ओपन करें। कितने टर्म्स तक? r टर्म्स तक। r टर्म्स। अब देखो बच्चा, अगर r टर्म्स की बात कर रहे हैं, यहां पर 5 टर्म्स की बात की, क्या कहा, यहां पर 5 टर्म्स की बात की तो एक कम पर आकर के रुका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर r टर्म्स की बात करते हैं तो n-r-1 पर आकर के रुक जाएगा और जहां रोकना है वहीं पर फैक्टोरियल लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n-1 n-2 से लेकर के n-r+1 फैक्टोरियल, ये किसकी वैल्यू आई है? n फैक्टोरियल की वैल्यू आई है। हालांकि इसको भी जरा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। n फैक्टोरियल की वैल्यू n-1 दो ही टर्म्स तक ओपन करना था, फिर फैक्टोरियल लगा दिया। इजीली रोक सकते हैं जहां कहीं भी रोकना चाहें। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। अब अच्छा, ये जो n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n है, इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, क्या वैल्यू रख रहे हैं? n इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में आता है। जैसे ही रखा तो 1-1 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहां से 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो बाबू, ये लिखी गई है 1 होती है। इसका मतलब 1 अपॉन 1 मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। 1-1 बाबू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आउटपुट किसका बन रहा है? 0 फैक्टोरियल का बन रहा है। किसका बन रहा है? 0 फैक्टोरियल का। समझने का बच्चा प्रयास करते रहेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है, ये इस बात को अभी अभी जो है प्रूफ करके दिखा दिया है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। अगर फैक्टोरियल इतनी बात समझ आती है तो इसी सिरे को हम लोग नए सिरे से समझने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग एक नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है किसमें? परमुटेशन में। अब परमुटेशन को देखते हैं तो परमुटेशन का सिंपल सा मीनिंग अरेंजमेंट होता है। चीजों को कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, बस यही है क्या? परमुटेशन। सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो NPR है। N सुपर स्क्रिप्ट पर होगा, R सब स्क्रिप्ट पर होगा, एक आगे होता है एक पीछे होता है। हालांकि इसी को कुछ इस तरह से भी कई बार कुछ बुक्स में देखने को मिलता है N-R। जब आप NDA कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट लेते हैं तो वहां पर NPR इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखने को मिलता है। एकेडमिक में जब आप बुक्स में देखते हैं तो आपको NPR इस तरह से देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होंगे। n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। देखो यार, ये तुम्हारे पास क्या रहा? फॉर्मूला। NPR का मतलब होता है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को चुनने के तरीके, सॉरी r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके। क्या कहा? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के क्या होंगे? तरीके होंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के क्या होंगे? मेथड होंगे। आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। क्या कहा? आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। इसी ये जो फॉर्मूला है, अच्छा एग्जांपल से बताएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। चलो, एक हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल ये रहा। हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वर्न इन 4 फिंगर्स विद ऑलमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। हिंदी ट्रांसलेट इसका ये होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करिए, तो हिंदी में ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 अंगूठियों को 4 उंगलियों में कितने तरह से पहन सकते हैं। ये देखो, तुम्हारे पास 3 अंगूठियां हो गई, ये अंगूठी हो गई और ये देखो फिंगर हो गई। कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं। अब कह रहे 3 अंगूठियों को 4 उंगलियों में कितने तरह से पहन सकते हैं। यार पहली अंगूठी उठाया और उसको देखो कितने तरीकों से पहन सकते हो। कितने तरीकों से पहन सकते हो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं फिंगर को वॉन करने की। 4 में से किसी भी उंगली में आ सकती है। मान लेते हैं कि ये वाली जो अंगूठी है, ये मान लिया इस फिंगर में आ गई, तो ये भैया पहन लिया है। पहन लिया मतलब इसको हटा देंगे। तो पहनने के कितने तरीके? 1 2 3 4। 4 में से किसी भी एक अंगुली में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें पहन लिया उसमें साफ साफ लिखा गया कि एक उंगली में अधिकतम एक ही अंगूठी आ सकती है। अब दूसरी अंगूठी को पहनने के कितने तरीके? 3। और तीसरी अंगूठी को पहनने के कितने तरीके? 2। तो क्योंकि जब दूसरे को पहनेंगे तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है। मान लिया इसमें आ गए तो ये कैंसिल हो गया। अब एक अंगूठी और 2 पॉसिबिलिटीज, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो यहाँ पर इंटू क्यों कराया गया है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें तुमको बताया कि हमारा टारगेट क्या था कि हमको 3 अंगूठियां पहननी थी और हमने क्या किया? 1 1 1 करके उसको पहना। पहले एक अंगूठी पहना, फिर पहना, फिर पहना। टारगेट क्या था? दैट वी हैव टू वेयर द 4 रिंग्स। 4 की चारों अंगूठियां 3 अंगूठियां हमको पहननी थी। मेरी बात समझे? तो जब टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट कराएंगे तो कंप्लीट कराने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएंगे। हालांकि इसका जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ से 4 3 12 दूनी 24 माने 4 3 जा 12 इंटू 2 मीन्स 24 इज द करेक्ट आंसर। अब इसी चीज को अगर हम देखें तो इसी चीज को हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द NPR।
NPR से भी इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4 फिंगर्स, तीन अंगूठियों को पहनना है, तीन अंगूठियों को पहनना है किसमें 4 फिंगर्स में। तो यहाँ से कितना जनरेट हो जाएगा 4p3 हो जाएगा। 4p3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो फॉर्मूला वो लिखा गया है 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, कुल मिलाकर के 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब ये जो तुम्हारे पास आ रहा है तुम इसी को देखो मॉडिफाई कर सकते हो। तुमने क्या किया 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दिया और 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दिया, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बदल गया किसमें 4 फैक्टोरियल में, नीचे वाला जो पोर्शन है वो किसमें तब्दील हो गया है, वो तब्दील हो गया है 1 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, माने इसी को लिखा जा रहा है 4p3। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि देखो मैंने तुमसे कहा ना कि मेन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी तुमको समझ आ रहा होगा कि फॉर्मूला ड्राइव किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के मेथड बता रहे हैं, हो सकता है कुछ कम समझ आए, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी एक बार प्रयास तो करा जाएगा ताकि तुम लोग चीजों को बेहतर तरह से गेन कर पाओ। तो n ऑब्जेक्ट्स को, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, जरा ये देख लेते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि हमको r ब्लैंक्स को फिल करना है। सिंपल सी बात ये है कि हमको क्या करना है बाबू, r ब्लैंक्स को फिल करना है। ये देखो ये हमारे पास r ब्लैंक्स आ गए हैं, ठीक है। इस ब्लैंक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर क्या है, ये वेज चल रहे हैं। n में से r को लेना है तो इस ब्लैंक को यानी r ब्लैंक्स को फिल करना है, तो फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज n। अब एक ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो अब क्या होगा, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे ब्लैंक फिल नहीं हो जाते हैं। rth ब्लैंक को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, n-r-1 होंगे। सवाल उठता है कि सर आखिरकार r-1 क्यों? बच्चा देखो जवाब ये है कि अभी तुम देख रहे थे कि जब 5 को ले रहे थे तो उसकी जो 5th पोजीशन जा रही थी, वो 5th पोजीशन क्या जा रही थी 5-4। अब इसको भी तुम एक बॉक्स ही बना लो ना, ये एक तरीके से क्या हो गया है, ये ब्लैंक हो गए जिसको कि तुम्हें क्या करना है, फिल करना है। तो जो सबसे लास्ट वाला जो 5th पार्ट होगा उसमें हमेशा वैल्यू कितनी कम जाएगी, 1 कम जाएगी, अभी समझा करके आए थे। तो इसका मतलब कि जो rth पोजीशन पर जब एलिमेंट जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, r-1 जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले ब्लैंक की शुरुआत होती है वो 0 से होती है। तो हम पूछें 0 से लेकर के 9 तक में कितने डिजिट, तो आप बताते हैं कि सर 10 डिजिट, 10 नंबर आते हैं हमारे पास। आगे बढ़ा जाए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम तो ये था कि हमको सारे के सारे आर ब्लैंक फिल करने थे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि सबका कराओ मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, सबका हमने क्या करा दिया बच्चा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको ये आउटपुट मिलता है। अब देखो बच्चा इसी में हम क्या कर रहे हैं, हमने इसी सिस्टम में n-r तक पहुंचे, तो जो इसका अगला नंबर होगा, देखो हर बार वैल्यू जो है यहाँ 2 था, फिर अगले में 3 हो गया, फिर अगले में 4 हो गया, तो जो अगली वैल्यू आएगी वो n-r आ जाएगी, और जो अगली वैल्यू आएगी वो n+r आ जाएगी, चलते चलते 3, 2, 1। ये जो ब्लू से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही ब्लू आपको नीचे भी देखने को मिल रहा है, n-r+1, और चलते चलते कहाँ तक, 3, 2, 1 तक। अगर तुम इतने रीजन को ध्यान से देखो, अगर आप इतने रीजन को ध्यान से देखें, ये यहां से लेकर के यहां तक देखो, रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, n से चलना शुरू करता है और कहां तक जाता है, 3, 2, 1 तक जाता है। यही तो यार अभी तुमको बता रहे थे n फैक्टोरियल की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड दी n फैक्टोरियल। तो देखो ये बनता है n फैक्टोरियल, जबकि नीचे वाला n-r से चलना शुरू करता है, 3, 2, 1 तक जाता है। यहाँ देखो 5 जब फैक्टोरियल होता है तो 5 से चलना शुरू करता है, 1 तक जाता है। 6 फैक्टोरियल 6 से चलना शुरू करता है, 1 तक जाता है। तो जब n-r से चलना शुरू करेगा 1 तक जाएगा, तो n-r में नहीं तब्दील हो जाएगा। इसी को तो बोल रहे हैं क्या, NPR। तो ये डेरिवेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पी से पढ़ लेते हैं, तो पी से उनको ज्यादा आसान लगता है, लेकिन देखो यार ये सब टाइम पास चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसी से तो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया है। हालांकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अगर आप कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये डेरिवेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फिलहाल कितना समझ आया कितना नहीं आया ये तो अब आप ही समझ सकते हैं। इसी के साथ में देखो पी जो है बच्चा वो सब जगहों पर काम नहीं करता है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें जिसमें कहा गया है A electric network has 10 switches. Each switch has 3 connection. How many type of switch to plug in there in are there? कुल मिलाकर के ये है कि एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो कि आप जानते हैं, घर में भी देखा होगा, इस तरीके का बोर्ड लगा होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्विच लगे होते हैं। यहाँ कहीं फैन का एक बड़ा सा लगा होता है, रेगुलेटर भी होता है, यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जो कि आपको बताता रहता है लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, रेड कलर का होता है। तो वो आपको ये बता रहा है कि हर स्विच के लिए 3 कनेक्शन पॉसिबल है। हर स्विच के लिए कितने कनेक्शन पॉसिबल है? 3 कनेक्शन पॉसिबल है। देयर आर इलेक्ट्रिक नेटवर्क हैज 10 स्विचेस। कितने स्विच हैं? 10 स्विच हैं। पहले स्विच के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। खुद ही बता रहा है 3 कनेक्शंस। ये देखो यहाँ पर 10 स्विच हमारे पास हैं और ये देखो 3 कनेक्शंस, 3 कनेक्शंस ईच स्विच। हर स्विच के लिए 3 कनेक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब बच्चा ये होगा कि जब हम इस केस को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पहले के लिए
तीन पॉसिबिलिटी फर्स्ट स्विच के लिए, फिर सेकंड स्विच के लिए तीन पॉसिबिलिटी, थर्ड स्विच के लिए तीन पॉसिबिलिटी और ऐसे 10वें स्विच के लिए भी तीन पॉसिबिलिटी। यानी ये फर्स्ट स्विच था, ये सेकंड स्विच था, ये थर्ड स्विच था और ये 10th स्विच था। कितने हैं? 10 स्विच, 10 स्विचेस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो ये कहती है ना कि अगर टास्क को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कराना होगा। देन वी गेट द 3 टू द पावर 10। अब तुमको समझ आ रहा होगा। देखो यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मल्टीपर्पज थ्योरी है वो सभी क्वेश्चंस पर काम करती है, क्योंकि वो चीजें जो भी हम पढ़ेंगे सी या पी वो इसी से जनरेट होती है। जबकि यहाँ पर के जो पी है इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमको वहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही जो केसेस हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। यहाँ पर आर जो NPR है वो उसमें आर याद रखना या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर n से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। हालांकि वहां पर 0 क्यों इंक्लूड करा दिया गया? क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन में तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है। तो ये चमत्कार भी तुमको दिखा चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको बच्चा थोड़ा सा हम क्या करते हैं? रफ करते हैं ताकि अपने पास जो है कुछ स्पेस आए और साथ ही साथ हम लोग कुछ नई चीजों को भी सीख पाए। तो देखो यहां से परमुटेशन की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो परमुटेशन में कितने टाइप के केसेस जनरेट होते हैं ये सब आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स परमुटेशन में कौन कौन से जनरेट होते हैं? तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिटिंग इन अ रो। तुमसे कहेगा 3 लड़कियों को एक रो में बिठाना है, तो 3 लड़कियों को एक रो में बिठाना है, मतलब ये हुआ कि 3 ब्लैंक्स को फिल करना है। और वेज 3 ब्लैंक्स को फिल करने के जो वेज होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। या फिर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 7, 8 और 9 इन तीन नंबर्स की मदद से हमें 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने के लिए जो जब इस ब्लैंक को फिल करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इस ब्लैंक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 3, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट ब्लैंक को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 2 और फिर 1, कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाते हैं? 3 दूनी 6। यहां पर क्या किया? मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना था। ये पूरा कंप्लीट टारगेट था। लेकिन हमने क्या किया? इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले ये कंप्लीट किया, फिर ये कंप्लीट किया, फिर ये कंप्लीट किया। और इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है वो आपको ये बताता है कि ये सब किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। हालांकि अगर हम इसको देखना चाहें तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 7 को फिक्स कर दिया। 7 को फिक्स कर देने के बाद में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, 8 9 9 8। अगर हम 8 को फिक्स कर देते हैं तो 8 को फिक्स कर देने के बाद में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या तो 7 या 9 या 9 या 7। और अगर हम 9 को फिक्स कर देते हैं तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या तो 7 या 8 या फिर 8 या फिर 7। देखो यहाँ से भी कितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं? 6 पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं। मतलब 3 नंबर्स को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरह से अरेंज कर सकते हैं। हालांकि इसके वेरियस मेथड हैं और आप लोगों को बताया हुआ भी है, साइक्लिक फॉर्म पर भी बताया है किस तरीके से ABC का इस्तेमाल करके आपको सिखाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चीजें आपको याद होंगी और फिर साइकिल को रन कराना शुरू करते हैं और फिर रन कराते जाते हैं। यहाँ से भी 6 सिचुएशंस जनरेट होती हैं। हालांकि जब ट्री डायग्राम की हेल्प लेते हैं तो ट्री डायग्राम से भी यही सेम 6 सिचुएशंस जनरेट होती हैं। वेरियस एस्पेक्ट्स हैं चीजों को समझने के, बस समझ आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिटिंग इन अ रो। अब ये 3 नंबर की एक संख्या बनानी थी, या फिर हम ये कहते हैं 3 लड़कियों को बिठाना है। तो भैया 3 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके? पहली लड़कियों को बिठाने के 3 तरीके, क्योंकि 3 ब्लैंक से। अरे भाई, रेलवे स्टेशन से आपने क्या किया? ट्रेन में आप चढ़े और ट्रेन में जब आप चढ़े तो वहां पर 3 आपके पास 3 सीट खाली हैं। आप कितने तरह से 3 सीटों पर बैठ सकते हैं? यार बैठोगे तो किसी एक ही सीट पर ना। अब यहाँ पर अगर 3 सीट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक आप अडॉप्ट कर सकते हो। आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी जा रही हैं? 3 जा रही हैं, 1 2 3। अब यही चीज जो एक पर्सन के लिए बात हो रही है वही हमने किसके लिए बात कर दी? 3 लड़कियों के लिए बात कर दी। 3 लड़कियों को 3 ब्लैंक्स में बिठाना है, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? फिर एक लाइन में बिठाना। तो पहले पहले लड़की को बिठाने के कितने तरीके? 3 चेयर्स खाली हैं, 3 तरीके। फिर दूसरी लड़की को बिठाने के अब एक तो बैठ गई है, 2 ही चेयर्स हमारे पास खाली हैं, तो 2 और फिर 1, सबका मीनिंग एक ही है। यहाँ से भी नंबर 6 आएगा। दूसरा क्या है? स्टैंडिंग इन अ लाइन। रो में खड़े करने के लिए, लाइन में खड़े करने के लिए कितने तरीके होंगे? सेम वर्किंग होगी, सेम प्रोसेसिंग होगी, कोई अंतर नहीं है। 3 लड़कों को हमें खड़ा करना है। किस तरीके से? मोहन रोहन सोहन 3 ले लिए। हो सकता है पहले मोहन, देखो 6, ये 6 तरीके फिर निकल आएंगे। ये मान के चलो कि 7 को किससे? मोहन रोहन और सोहन। तो अगर MRS की बात करते हैं, मोहन रोहन सोहन, इनको कितने तरीकों से हम एक पंक्ति में खड़ा कर सकते हैं? तो हो सकता है कि सबसे पहले मोहन, फिर रोहन और फिर सोहन। ऐसा भी हो सकता है मोहन सोहन रोहन। इसी तरीके से करोगे तो 6 तरीके आ जाएंगे। फिर बच्चा डिजिट्स की बात कर लिया तो डिजिट्स जैसे तुमसे कह देगा कि जैसे अभी ये डिजिट्स वाला नंबर तुमको बता दिया है। फिर अरेंजमेंट, अभी तुमको एक एग्जांपल ही देकर के बताता जो कि रफ कर दिया है। फिर अरेंजमेंट लेटर्स ऑफ अ वर्ड। अरेंजमेंट लेटर्स ऑफ अ वर्ड, तुमको एक वर्ड दे देगा और कहेगा कि इसकी मदद से क्या करो? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्म करो। जैसे कि हमने ले लिया क्या? दिल्ली, DELHI। अब दिल्ली वर्ड का इस्तेमाल करके कहेगा कि दिल्ली वर्ड के लेटर्स का यूज करो, बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म हो सकते हैं? वर्ड फॉर्म करना है। अरे ये तो बच्चों वाला खेल है यार, ये तो बचपन में बहुत काम किए हैं।
क्या किए हैं, ये 5 लेटर्स हैं, मतलब 5 ब्लैंक्स को फिल करना है। यहां पर हमने लिख दिया वेज, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रिक्त स्थानों को भरना है। अब लेटर्स भी तो देखो जरा हमारे पास, एक डी रहा, एक ई रहा, एक एल रहा, एक एच रहा, आई रहा, मतलब 5 लेटर्स हमारे पास हैं। पहले लेटर को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 5, किसी भी एक में आ सकता है वेज, 5 वेज हो गए हैं। अब जो आया वो खत्म हो गया। अब दूसरे को हमने पिक किया तो दूसरे को फिल करने के नंबर ऑफ वेज बाबू 4 ही पॉसिबिलिटीज तो दिख रही हैं, यानी 4 फिल कर दिया। तीसरे को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 3, फिर 2, फिर 1। देखो यार हमारा टारगेट ये था कि हमको क्या करना है, हमको ये 5 ब्लैंक्स साइमल्टेनियसली भरने थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 5 हिस्सों में कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रोडक्ट रूल तुमको ये बताता है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल तुमको ये बताता है कि इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे और 5 4 3 2 1 मतलब 120 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, 120 तरीके। याद रखना कि शुरुआत में ही तुमको बता दिया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इट टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें हमने कहा कि दिल्ली वर्ड से कितने, दिल्ली वर्ड के लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, जबकि शुरुआत डी से हो और फिर एंडिंग आई पर हो। अब शुरुआत डी से होगी, एंडिंग आई पर होगी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर फिक्सिंग हो रही है। जहां कहीं भी फिक्सिंग होती है वहां ना परमुटेशन ना कॉम्बिनेशन, क्या कहा, जहां कहीं भी फिक्सिंग होती है वहां पर ना परमुटेशन और ना ही कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से देखो डी से शुरुआत हो रही है, आई पर एंडिंग, दो पहले ही फेल हो गए हैं। अब लेटर्स हमारे पास डी भी खत्म हो गया, आई भी खत्म हो गया। अब लेटर्स कितने, 3, ब्लैंक्स कितने, 3। अभी तुमको सिखा करके आए कितने तरीके, 6 तरीके। तो ये 6 तरीके। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो ये भी केस समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अरेंजमेंट लेटर्स ऑफ दी वर्ड ये भी हो गया है। रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी पर बाद में आते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, सम ऑफ द नंबर्स। चलो यही हमने ले लिया, 7 8 9, 7 8 9 को ही हमने पिक किया। अब वो कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स, वो तुमसे कहेगा 7 8 9 की मदद से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तुम्हारे सामने देखो छपा हुआ है 6 नंबर्स बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 7 8 एंड 9। एक केस यहां से जनरेट हो जिसमें तुमसे कहेगा सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इन ऑल नंबर्स, कहेगा यूनिट प्लेस पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सबका सम करो। क्या करो, सम करो। अगर हम सम करें तो 9 8 17 और 9 7 16 और 9 8 8 7 15, कितना हो रहा है भाई, 15 इसके पास, फिर 15 इसके पास और 15 इसके पास, मतलब 15 3 45 प्लस 1 प्लस 2 46 और 2 48। यूनिट डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ये तो छोटी बात थी। अगर मान लेते हैं नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे हमें 6 डिजिट्स हमने ले लिए हैं, अब नंबर फॉर्म करना है 6 डिजिट बेस्ड, तब फिर क्या होगा, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो इसके लिए देखो बाबू, ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या कहा, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। हालांकि ये आपको ड्राइव भी करा चुके हैं, बता भी चुके हैं किस तरीके से जनरेट होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। मेरा इंटेंशन ये था कि आपको दोनों के बीच में एक रिलेशन प्रॉपर मेंटेन करके दे पाए कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। 48 आउटपुट आया, चलो पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब इन सबको जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 9 7 16 24, कितना आ जाएगा 24, और फिर इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट से तो 3 माइनस 1 माने 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ये देखो छपी हुई है, मतलब 2, तो 24 गुणे 2 बच्चा कितना हो गया, 48। देखो जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है वही यहाँ से आ रहा है। तो ये एक केस बनता है जिसमें तुमसे पूछेगा कि जितने भी नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, इन नंबर्स के अगर यूनिट डिजिट्स का हम सम करेंगे तो फिर हमको आउटपुट क्या मिलेगा। तो यूनिट डिजिट्स का सम करने पर 48 आ रहा है। इसी में एक दूसरा केस बन जाता है जिसमें पूछेगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कहेगा जितने भी नंबर बने इन सबका सम कितना होगा। इन सबका सम कितना होगा, इस बात को पता करने के लिए इतना फॉर्मूला तो देखो ये तुम्हारे पास सेम है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से ये जितना ये आपको देखने को मिल रहा है, ये इतना ही, ये पूरा कॉपी पेस्ट यहां से यहां तक कर दिया गया है, ये तो इतना ही रहेगा। अब चेंजमेंट यहां से आना शुरू होगा। ये 1 1 1 1 n टाइम्स लिखना है, 1 1 1 1 n टाइम्स लिखना है। काम करना है, इसको घर में बैठ के आराम से जोड़ लेना। हालांकि हम तुमको ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा था कि ये टॉपिक जो है बहुत मजेदार टॉपिक है, बस इसको तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करके देखना है। अब देखो बच्चा, यहां से जरा समझने का प्रयास करना। सम ऑफ डिजिट्स इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो आपका आ गया। और यहां पर 1 1 1 n टाइम्स, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो ये जो 48 इंटू 1 1 1 दोनों का मल्टीप्लाई करा देना और आउटपुट तुम्हारे सामने होगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल उठता है कि आखिरकार 1 1 1 1 ये क्यों आ रहा है। तो असल में क्या है कि जब हम काउंट करना, एडिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस, फिर उसके बाद में 10, फिर 100,
फिर 1000 और फिर यही प्रक्रिया चालू रहती है। अब क्योंकि हमारे पास 3 है तो आखिरकार 3 बार एक कैसा है, तो ये तुमको इसी फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखा देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चालू रखते हैं जब तक कि हमारे सारे डिजिट्स कंसीडर नहीं हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 तक ही लेंगे, इसलिए आगे का रफ कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चा, यहाँ तक तो पहुंच गए। ये 10 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 10 प्लस 100, 100 और 10 110 और 111, देखो मिला, मल्टीप्लाई करा देना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर होता है। एक चीज याद रखना कि जब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ नंबर से जो फॉर्मूला है, इसमें याद रखना कि n डिस्टिंक्ट डिजिट्स के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ये लिखा हुआ है इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट डिजिट्स, और डिस्टिंक्ट n डिस्टिंक्ट डिजिट्स पर देखो अंडरलाइन भी है। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हमारे पास n डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगे। ठीक है, अब यहां से दो केसेस और छूट रहे हैं। एक केस तो ये ले लेते हैं सर्कुलर परमुटेशन। देखो लाइन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो लाइन का केस अलग होता है। मान लेते हैं रीता गीता सीता संगीता सुनीता अनीता, रीता गीता सीता संगीता सुनीता और अनीता, 6 लड़कियों को एक लाइन में हमको क्या करना है, बिठाना है। हम इजिली बोलेंगे रीता से कि रीता तुम्हें क्या करना है, अपने राइट कॉर्नर पे जाकर के बैठना है, या फिर लेफ्ट एंड पॉइंट पर आपको जाकर के बैठना है। रीता समझ जाएंगे कि कहाँ बैठना है। अब जो सीता है उनसे कहेंगे तुम्हें रीता के राइट बैठना है या लेफ्ट बैठना है, या फिर मैं संगीता से कहते कि तुम जाकर के ठीक मिडिल में बैठ जाओ। तो मिडिल, हालांकि यहाँ तो मिडिल नहीं मिल पाएगा क्योंकि दो ये खत्म हो जाएंगे, दो ये खत्म हो जाएंगे, तो इन्हीं दोनों में से वो कहीं एक पोजीशन पे बैठेगी। हमने कह दिया राइट से थर्ड या लेफ्ट से फोर्थ, इजिली वो जज कर लेगी और बैठ जाएगी। लेकिन बच्चा अगर यही सर्कुलर परमुटेशन होगा, क्या कहा, सर्कुलर परमुटेशन होगा, तो अब इस बात को हम कैसे समझाएंगे कि तुम्हें कहाँ बैठना है। मान लिया रीता गीता सीता संगीता सुनीता अनीता 6 लड़कियां मेरे पास हैं, और हम बताना चाह रहे हैं कि तुमको इस राउंड टेबल के सब पिकनिक करने गए हैं, सब जो है पिज्जा विज्जा खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जब कहा कि भैया तुमको क्या करना है, 3 2 5 और 1 6, अब हम ये बात कैसे पॉइंट आउट करें कि तुमको कहाँ बैठना है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी एक को फिक्स करना होगा। मान लेते हैं कि रीता को हमने इस जगह पर बिठा दिया। जैसे हमने रीता को हमने यहाँ पर बिठाया, ये पोजीशन फिक्स हो गई। अब हम दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ सीता तुमको रीता के राइट बैठना है कि लेफ्ट बैठना है, मेरी बात समझे। तो यहाँ से अब देखो सर्कुलर सिस्टम की जब बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में एक को फिक्स करना होता है, तभी हम आगे चीजों को समझ पाएंगे, चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब सर्कुलर सिस्टम की बात होती है तो n-1 फैक्टोरियल आ जाता है। अभी तुमको बता रहे थे कि 3 लड़कियों को 3 रिक्त स्थानों पर या 3 चेयर पर बैठाने के कुल कितने तरीके हमारे पास होते हैं, 6 तरीके होते हैं, 3 दूनी 6। जबकि यही 3 लड़कियों को अगर हम एक सर्कुलर सिस्टम पर बिठाएं, एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाएं, तो तरीके हमारे पास कितने होंगे, तो यहाँ पर 3-1 मतलब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब रीजन तुमको समझ आ रहा होगा कि ये सर्कुलर सिस्टम है, किसी एक को फिक्स कर देना होता है। जहां कहीं भी फिक्सिंग, वहां ना परमुटेशन ना कॉम्बिनेशन, ना ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फिक्सिंग जहां कहीं भी आएगी वहीं से मामला चौपट हो जाएगा। अब फिक्सिंग हो गई है, अब बचे तो केवल 2, तो 2 को बिठाने के हमारे पास कितने तरीके, 2 तरीके होंगे। तो ये सर्कुलर परमुटेशन, इसको कौन सा परमुटेशन बोलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन बोलते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर रोटेशन का सेंस, क्योंकि यहाँ पर ये बात मैटर करती है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन का सेंस नहीं होगा तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। सिंपल सी बात, तुम ये समझो कि अगर तुमसे कहें 15 फूलों से कितने प्रकार से माला बनाई जा सकती है, 15 विभिन्न प्रकार के फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, तो बच्चा बनाने के जो तरीके होंगे वो 15 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 15-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब 14 फैक्टोरियल। क्या कहा, 14 फैक्टोरियल अपॉन 2। एकदम आसान सा केस है। अगर आप फूलों को देखोगे, फूलों की माला को देखोगे, तो फूलों की माला में सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये रही माला, यहाँ पर एक लटकन होती है और जैसा इधर का हिस्सा होगा वैसा इधर का भी हिस्सा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो माला में क्या होता है, माला में सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब समानता, सम्मितता। अगर ह्यूमन बॉडी को वर्टिकली काट देंगे तो क्या होगा, जैसा इधर का हिस्सा है वैसा इधर, जैसा राइट होगा वैसा ही लेफ्ट होगा। अगर एक पौधे से एक पत्ते को तोड़ते हो तो पत्ता जो होता है, उस पत्ते को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये चलो पान का पत्ता मैंने ले लिया है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ये इधर होगा वैसे इधर भी होगा। सिमेट्री से ही जीवन में क्या आती है, खूबसूरती आती है। कहीं पर भी ब्यूटी है मतलब सिमेट्री है। हालांकि ये ग्राफ थ्योरी का टॉपिक है, फिर इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। यहां तक जितने भी चीजें हैं ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसमें केवल एक किस्सा बच रहा है और वो है रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। इसको भी समझते हैं और फिर देखते हैं कि आगे इसमें कितने केसेस हमारे पास मिसिंग हैं। क्या कहा, आगे इसमें कितने केसेस हमारे पास मिसिंग हैं। देखो आज की क्लास में क्या है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बता रहा हूं। मेरा इंटेंशन यहाँ पर केवल परमुटेशन और साथ ही साथ परमुटेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या रिलेशन है और क्यों हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी चीजें सीख ली हैं। इसमें एक केस बच रहा है, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। चलो ठीक है, देखते हैं कि रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी का क्या मीनिंग है। यहाँ पर देखो सबसे पहला तो एक केस ये मिसिंग है
कि अगर हमारे पास क्या कहा, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें p एक प्रकार के, q एक प्रकार के, r एक प्रकार के, ठीक है, क्या कहा, इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे दैट p अलाइक, q अलाइक एंड r अलाइक, देन टोटल नंबर ऑफ जो परमुटेशन फॉर्म होते हैं वो परमुटेशन फॉर्म होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, परमुटेशन होंगे। अगर रिपीटेशन आएगा तो जो रिपीटेड होते हैं वो अपॉन में फैक्टोरियल के साथ में रख दिए जाते हैं। चलो एक केस लेते हैं जिसमें ये भी इस्तेमाल हो जाएगा और रैंक ऑफ अ वर्ड भी इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की निधि, NIDHI, अब हम जानना चाहते हैं कि निधि वर्ड से कितने वर्ड हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। तो निधि वर्ड से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, सबसे पहले तो हमने इसमें देखा कि रिपीटेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे रिपीटेशन है या नहीं है। तो यहाँ से जो टोटल हमारे पास बन रहे हैं, टोटल लेटर्स कितने हमारे पास 5 हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं, 5 हैं। अब टोटल लेटर्स में जब रिपीटेड की बात करते हैं तो रिपीटेड हमारे पास बाबू कितने हैं, 2 हैं, 2 वाइज, ठीक है, 2 रिपीटेड हैं। अभी तुमको बताया अगर n ऑब्जेक्ट्स में p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक, बाकी जो बच गए वो सब अलग अलग है, कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास कितने फॉर्म हो जाते हैं, यानी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। हालांकि यहाँ पर रिपीटेड 2 ही हैं, तो यानी 2 रिपीटेड हैं, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चा 120 होती है और 2 यानी कुल मिलाकर के कितने वर्ड फॉर्म होते हैं, 60 वर्ड फॉर्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह समझ आया होगा। अगर ये समझ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स वर्ड से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अरेंज करना चाहें x x x y y z z z z, इनको अगर हम अरेंज करना चाहें तो कितने तरह से अरेंज कर पाएंगे। तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास रहे, किसके लिए, होमवर्क के लिए। देखते हैं कितने लोग इसको अटेम्प्ट ले पाते हैं, कितने लोग अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। फिलहाल यहां तक जहां तक पहुंचे, इसमें ये पता चल रहा है कि निधि वर्ड का इस्तेमाल करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होते हैं, 60 फॉर्म होते हैं। ये वाला आर्टिकल भी तुमको समझा दिया, बता दिया। अब हम आ रहे हैं रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो डिक्शनरी तुमको देखना आना चाहिए। डिक्शनरी अल्फाबेटिकली बढ़ती है, सबसे पहले ए, फिर ए में भी ए के आगे ABCD फिर स्टार्ट होती है। तो डिक्शनरी देखना आना चाहिए, उसके बाद तुम इन सब चीजों का मीनिंग समझ पाओगे। अब डिक्शनरी जो हमारे घर में है और जो ये डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है ये जरा समझ लेते हैं। देखो हमारे घर में जो डिक्शनरी है वो प्राइस बेस्ड है। अगर 20 रुपए वाली डिक्शनरी होगी तो कुछ मोटी होगी, 50 वाली उससे कुछ मोटी होगी और 500 वाली उससे भी मोटी होगी। यहाँ पर क्या है कि जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो इस डिक्शनरी का सेंस उस डिक्शनरी से नहीं जाता जो हमारे घर में है। इसका मतलब ये है कि जो ये 60 वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, इनको हम डिक्शनरी में अरेंज करना चाह रहे हैं। इनको कहाँ अरेंज करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में अरेंज करने के बाद यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो तुमको सिंपली पूछ देगा, क्या पूछेगा कि जैसे 60 है तो इसी में तुमसे पूछ देगा 50th रैंक पर कौन सा वर्ड स्टैंड कर रहा है। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है जैसे तुमसे पूछ देगा निधि की रैंकिंग क्या होगी अगर डिक्शनरी में ढूंढे तो। अब देखो जैसे चलो इसी क्वेश्चन को पिक करते हैं कि निधि की रैंकिंग क्या होगी। बहुत ज्यादा हिचकियां आ रही हैं, कोई लगता है याद कर रहा है। हाँ, समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा कि अगर हम निधि वर्ड की रैंकिंग देखना चाहें तो हम देखते हैं कि निधि वर्ड की रैंकिंग क्या होगी डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी का जो सेंस है, उस डिक्शनरी में कितने लेटर्स होंगे, कितने वर्ड्स होंगे, 60 वर्ड्स होंगे। चलो निधि को ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, फिर ये कई बार लिखना होगा, ये कई बार लिखना होगा। सवाल है कि क्यों। हाँ ये बात तो सही है, जवाब अभी मिलने वाला है। अगर डिक्शनरी में तुम्हें ढूंढना है तो डिक्शनरी में ढूंढने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अल्फाबेटिकली असेंडिंग सिस्टम पर अरेंज करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि डी हमारे पास सबसे पहले आता है। ये जो 5 लेटर्स हैं इसी को यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हैं। डी आएगा, डी के बाद में EFGH आ जाता है, एच के बाद में आई आता है, फिर आई आता है, फिर JKLMN। एकदम सही है, 5 लेटर्स हैं, 5 यहाँ दिख रहे हैं, असेंडिंग सिस्टम पर है। हमको कौन सा वर्ड की रैंक ढूंढना है, निधि वर्ड का रैंक ढूंढना है। चलो ठीक है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे। तो जब हम इस डिक्शनरी को बनाएंगे जिसमें कि केवल 60 वर्ड्स होंगे, इसमें जो सबसे पहला वर्ड फॉर्म होगा उसकी शुरुआत डी से होगी। किससे होगी बाबू, डी से होगी। डी को फिक्स कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं डी से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने हैं। तुमको पता है कि जहां कहीं भी फिक्सिंग होती है ना परमुटेशन ना कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर अब हमारे पास फिलिंग के लिए 1 2 3 4
ये 4 बचे और इन 4 में आई 2 बार है तो ये बना देता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 24/2 मतलब 12, यानी डी से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने इसमें निकलने वाले हैं 12। हालांकि निधि यहां नहीं मिलेंगी, इसलिए नेक्स्ट डी के बाद हम एच पर आएंगे। जब एच को हमने फिक्स कर दिया तो एच को फिक्स कर देने के बाद में अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होने वाले हैं, डेफिनेटली आई 2 बार रिपीट होगा, बाकी 2 डिस्टिंक्ट हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये देखो ये इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। अब निधि यहां भी नहीं मिलेंगी। अब हम किस पर आते हैं, आई पर आते हैं। अगर हमने आई को फिक्स कर दिया, अब देखो याद रखना आई यहां पर 2 है, जब हमने पहले आई को फिक्स कर दिया तो ये आई फिक्स हो गया। जहां फिक्सिंग होती है वहां ना परमुटेशन ना कॉम्बिनेशन, तो ये वाला आई खत्म हो गया। बाकी जो 4 बच रहे हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल। अब निधि यहां भी नहीं मिलेंगी, इसलिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमको यहां पर फिल करना होगा नेक्स्ट एन। जैसे ही एन को रखा तो ये एन वाला ब्लॉक तैयार होगा। हालांकि जैसे ही एन वाला ब्लॉक तैयार होगा तो यहां से भी देखो 12 और ये तो 24 हो जाता है। यहाँ पर 12 वर्ड्स फॉर्म होंगे, निधि इन्हीं 12 में कहीं पर मिल जाएंगी। चलो देखते हैं। एन के बाद में देखो जैसे ही जो लेटर्स हमारे इससे टैली होते जाएंगे वो कैंसिल होते जाएंगे। जैसे पहले वाले कोई नहीं कैंसिल होंगे, लेकिन हाँ अब एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन की रिक्वायरमेंट थी और एन हमको मिल रहा है। एन के बाद में बाबू अब क्या करना होगा, वापस से शुरुआत डी से करनी होगी। किससे करनी होगी, डी से, क्योंकि एन के बाद में फिर से एबीसीडी रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर डी डी ये आया, डी को फिक्स कर देने के बाद टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने फॉर्म होंगे, 1 2 3, जिसमें आई रिपीटेड है मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2। अब डी के फिक्स कर देने के बाद फिर देखो जरा नेक्स्ट नंबर निधि यहां नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हमको एच पर आना होगा। अगर एच को फिक्स कर देते हैं तब भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। एन के बाद हमको चाहिए आई, निधि यहां भी नहीं मिलेंगी। हाँ अगर हम आई को फिक्स कर दें तो निधि मिल जाएंगी यहां पर। अब कितने वर्ड फॉर्म होंगे आई को फिक्स कर देने के बाद में, 3 फैक्टोरियल माने 6 वर्ड फॉर्म होंगे और निधि डेफिनेटली इन्हीं दोनों में से कहीं पर है। चलो ठीक है, एक आई हमने फिर कैंसिल कर दिया। अब जब आई कैंसिल कर दिया तो आई फिक्स कर देने के बाद शुरुआत कहां से होती है बच्चा, फिर डी से होगी। ठीक है, अब देखो डी हमारे सिस्टम में भी है, फिर एच भी हमारे सिस्टम में है, फिर आई भी हमारे सिस्टम में है। मतलब ये हुआ कि आई फिक्स कर देने के बाद में लगातार ये तीनों सिस्टम से आ जाएंगे। चलो सबको काउंट कर लेते हैं। यहां से बच्चा ये कितना तुम्हें देखने को मिलता है, 6 मतलब 3 और 6 मतलब 3 और एक ये वर्ड फॉर्म हुआ, यानी 36, अच्छा 12 12 24 24 48। इन सबको ऐड करो, 12 + 12 + 6 + 1। 6 + 1 का मतलब यह है कि 3 + 3 कर दिया बच्चा। चलो कंफ्यूज ना हो जाना, फिर से लिख देते हैं 3 + 3 + 1। 12 + 12 + 24 + 3 + 3 + 1। 24 + 24 48 और 6 54 और 1 55। क्या कहा, अरे 1 55 क्या कहा, 48 1 49 और 6 55। यानी अगर हम देखें डिक्शनरी में तो डिक्शनरी में निधि हमको कहां पर मिलेंगी, निधि वर्ड हमको मिलने वाला है डिक्शनरी में 55th पोजीशन पर। अब इसी में जैसे तुमसे बोल देगा कि 50th पोजीशन पर कौन सा वर्ड होगा, तो 50th पोजीशन पर इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। क्या आ जाता है, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरह समझ आया होगा। वीडियो को एक बार पॉज करके देखना, रिवर्स करके देखना, थोड़ा स्लो मोशन में देखना, इजीली समझ आ जाएगा। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसकी हमारे पास जरूरत नहीं है। इसमें बच्चा कुछ 1-2 केसेस छूट रहे हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो फिर परमुटेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो कॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इतने केसेस हम लोग सीख चुके हैं। इतने सारे केसेस में हमारे कुछ केसेस मिसिंग हैं और कुछ केसेस हमारे पास इस तरीके के भी जनरेट होंगे जिसमें कि कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगा, तो इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ करते हैं और अब देखते हैं। यहां से देखो परमुटेशन के वेरियस टाइप हैं। एक इसी में आता है गैप मेथड, एक इसी में आता है क्या, गैप मेथड। इस गैप मेथड का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कोई भी 2 पर्सन एक साथ नहीं आने चाहिए। क्या कहा, कोई भी 2 पर्सन एक साथ नहीं आने चाहिए। जैसे तुमसे कहेगा कि 7, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले, जैसे तुमसे कह दिया कि 7 प्लस है, 7 प्लस है और 5 माइनस है, और कहेगा इनको इस तरीके से अरेंज करो कि कोई भी 5 माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले प्लस को फिल कर दो, प्लस को फिल कर देने के बाद में जो ब्लैंक्स बच रहे हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माइनस, जो भी 5 माइनस है। अब कहीं पर भी तुम माइनस को बीच में रखोगे तो वो दोनों जो है
आपस में सेम नहीं होंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का भी कई बार इस्तेमाल कर देते हैं, हालांकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से बगैर कॉम्बिनेशन के भी हम इसे कर सकते हैं। इसी के साथ में बच्चा दूसरा जो ये सर्कुलर परमुटेशन है, इसी में जो दूसरा आता है वो आता है स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड। अब तुम कहोगे टाइप ऑफ ये परमुटेशन के टाइप चलते मेथड कहां से आ गए? देखो अच्छा, गैप मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए, और स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब इसी का जस्ट अपोजिट होगा। क्वेश्चन में कहेगा कि ये हमेशा एक साथ होने चाहिए। जैसे कि अब जैसे कि दिल्ली ले लिया, DELHI। अब वो तुमसे कहेगा कि इनको इस तरीके से अरेंज करो कि D और E और L हमेशा एक साथ ही आए। तो अभी दिल्ली को जब देखते हैं तो DELHI कितने हैं? 5 लेटर्स हैं। लेकिन जैसे उसने कहा कि E और L एक साथ आए, तो इस सिचुएशन में हमने बच्चा क्या करा? इस सिचुएशन में हमने इन दोनों को एक मान लिया। अब देखो लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 और एक ये 4। इन दोनों को एक मान लेने से हमको बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी कभी ये वाला लेटर रखेंगे तो इस लेटर के रखते ये दोनों हमेशा एक साथ ही आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जितने को एक साथ लाने की बात कहेगा उन सबको एक एज्यूम करने लगते हैं। अब अगर हम चाहें तो इनको 4 ब्लैंक्स में फिल करना है, और 4 ब्लैंक्स में फिल करने के 4 फैक्टोरियल वेज। याद रखना कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि ई पहले ही होगा, उसमें केवल ये मेंशन किया गया है कि ई और एल एक साथ होने चाहिए। तो मतलब एल और ई भी हो सकता है। तो इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये दो केसेस तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैप मेथड, दूसरा स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड तब इस्तेमाल करते हैं जबकि क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता है कि ये एक साथ होने चाहिए, और गैप मेथड तब इस्तेमाल करते हैं जब क्वेश्चन में कहता है ये कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। चलो इसी में एक किस्सा और बच रहा है, उसको भी समाप्त करते हैं और फिर जो है इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डिरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? डिरेंजमेंट। अब कहोगे सर ये क्या नई बला आ गई है? देखो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि केवल कंसेप्ट होता है, फंडामेंटल होता है, बाकी किसी चीज का बच्चा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ना IIT और ना BHU, ना NDA, ना एयरफोर्स। मतलब केवल इस बात का है कि आपका बेसिक कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट, अरे अरेंजमेंट समझते हो, उसी को बोलते हैं क्या? अरेंजमेंट का जस्ट अपोजिट डिरेंजमेंट। अब डिरेंजमेंट में क्या होता है, इसको जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने तुमसे कहा, मान लेते हैं ABCD को है, अगर हमने कहा ABCD को अरेंज करो, इनसे वर्ड फॉर्म करो, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 ब्लैंक्स हमको फिल करने हैं। पहले डिरेंजमेंट का मतलब समझेंगे और उसके बाद में जो है इसका एक ट्रिक भी तुमको बता देते हैं। तो डिरेंजमेंट का मतलब ये होगा, जैसे मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं यार ABC, ठीक है, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब देखो अगर 3 है तो अभी इससे कितने परमुटेशन फॉर्म हुए थे बच्चा? 6। ए, ठीक है, एक तो पहले A को फिक्स कर दिया था, फिर हमने किसको फिक्स कर दिया था? B को फिक्स कर दिया था। A को फिक्स किया तो BCCB, फिर हमने B को फिक्स कर दिया, तो यहां से बच्चा कितना जनरेट होता है? B को फिक्स कर देने पर CA और AC, और फिर हमने देखा तीसरा वाला ब्लॉक, अगर हमने C को फिक्स कर दिया है तो यहां से बनने लगता है, यहां से क्या बनने लगता है? यहां से बनने लगता है AB और BA। ठीक है, डिरेंजमेंट का मतलब समझो, अगर हम वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, वर्ड फॉर्म करने के दौरान अल्फाबेटिकली कौन सा वर्ड अपनी सही पोजीशन को गेन कर रहा है। मतलब अगर अल्फाबेटिकली हम चलते हैं तो ए पहले पोजीशन पर मिलता है, ये बात एकदम सही है, और इस वर्ड में भी ये पहली पोजीशन पर मिल रहा है, तो यानी ये सही अरेंज हुआ है, यानी ये हमारे मतलब का नहीं रहा। अब इसमें भी ये भी हमारे मतलब का नहीं रहा। अब देखो जना, बी असल में सेकंड पोजीशन पर होता है, इसको यहां होना चाहिए लेकिन आ पहले रहा है। सी थर्ड पोजीशन पर होता है, आ पहले रहा है, यानी ये हमारे मतलब का है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अल्फाबेटिकली जब उसको हम अरेंज करेंगे तो अपनी सही पोजीशन पर नहीं आनी चाहिए। नंबरिंग के अनुसार अगर हम अरेंज करें तो नंबरिंग के अनुसार भी वो सही नहीं आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स का डिजिट्स का इस्तेमाल करके एक हम नंबर फॉर्म करें, और हमने नंबर फॉर्म कर दिया 2 3 4 और 1, तो ये जो है ये डिरेंजमेंट का एग्जांपल है। लेकिन यही हमने लिख दिया 2 3 1 4, तो अब ये डिरेंजमेंट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि फोर्थ नंबर फोर्थ पोजीशन पर आया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सेम पोजीशन BAC की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा एक गुड एग्जांपल होगा। और इसी के साथ में अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें देखो B अपनी पोजीशन पर आ गया तो ये गड़बड़ हो गया, ये वाला नहीं टैली होगा क्योंकि C अपनी सही पोजीशन पर आ गया है। अब ये वाला देखो फिर टैली हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि अगर हम जो 6 वर्ड्स हमने फॉर्म किए हुए थे उसमें डिरेंजमेंट कितने पर है, तो डिरेंजमेंट बच्चा केवल 2 पर है। एक ये जनरेट हो रहा है और दूसरा ये जनरेट हो रहा है।
फिर से बच्चा समझने का जरा प्रयास करते हैं। डिरेंजमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख देते हैं, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस का 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये डिरेंजमेंट का रहा एग्जांपल। चलो देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। किसके लिए अभी सिंप्लीफाई किया था हम लोगों ने? सिंप्लीफाई किया केवल 3 लेटर्स के लिए। तो देखते हैं कि ये 3 लेटर से जो अभी हमने फॉर्म किया हुआ है, क्या यहाँ पर ये डिरेंजमेंट काम करेगा? तो यहाँ पर आ जाता है 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलो बच्चा सबको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर देते हो? ये तो 6 हो जाता है, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 6, ये दोनों कैंसिल। यार एलसीएम क्यों नहीं ले लेते हो? तो एलसीएम लिया तो 2 3 जा मतलब 2, 6 से 6 कैंसिल, 3 माइनस 1 2। देखो यहाँ से भी 2 निकल रहे हैं, यहाँ से भी 2 आ रहे हैं। डिरेंजमेंट का मतलब आसानी समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर हम इसको सिस्टमैटिक अरेंज करें तो कितने अपनी सही पोजीशन पर चले जाएंगे, इसके लिए भी बच्चा फॉर्मूला होता है, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो चल रहा होता है 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और ये n फैक्टोरियल। ये बेसिकली तुमको ये बता देगा कि कितने सही पोजीशन पर जाएंगे। जैसे कि अगर अभी हम ABC को अप्लाई करें तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बना देता है। अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तुमको देता है 6, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम ले लिया तो 6, और यहाँ से 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, थोड़ा सा और बेहतर तरह से। तो यहां से देखो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 प्लस 1/6 कैंसिल हो जाता है, 4 मिल रहा है। 4 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी सही पोजीशन पर है, जिसमें सी ए अपनी अपनी सही पोजीशन पर है, इसमें ए अपनी सही पोजीशन पर है, इसमें सी अपनी सही पोजीशन पर है, और इसमें बी अपनी सही पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जानना चाहें कि कितने सही जगहों पर जाएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला रहा, और अगर हम जानना चाहते हैं डिरेंजमेंट तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहा। कुछ नहीं, केवल 1 का जो है वो वेरिएशन है। इसी को जब n फैक्टोरियल से माइनस कर देते हैं तो डिरेंजमेंट आ जाता है। मेरी बात समझे नहीं समझे? इसका बहुत पॉपुलर केस जो है वो ये है कि n एनवलप को n लेटर्स को n एनवलप में फिल करना है, इस तरह से फिल करना है कि कोई भी लेटर अपने सही एनवलप में नहीं जाना चाहिए। और ये होगा तुम्हारे लिए क्या? होमवर्क। तुमको क्या बताना है? तुम्हारे पास देखो ये रहे 4 लेटर, ये तुम्हारे पास 4 लेटर हैं, और ये एनवलप हैं, ठीक है, ये लेटर रहे, ठीक। अब तुमको क्या बताना है? तुमको ये बताना है कि इन 4 लेटर्स को 4 एनवलप में इस तरह से रखना है, जबकि सबका सबका एड्रेस लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि कोई भी लेटर सही एनवलप में नहीं जाए। तो सही एनवलप में जाने के कितने तरीके होंगे और सही एनवलप में नहीं जाने के कितने तरीके होंगे? मेरी बात समझे या नहीं समझे? वैसे सही ना जाने के कितने तरीके ये बताना डिरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरह समझ आई होगी। आपने समझा होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दी परमुटेशन। साथ ही साथ परमुटेशन में जितने भी केसेस होते हैं लगभग सारे केसेस को कवर करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बूंद साबित होगा। फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना ना भूले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।